फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 1 तारीख को बिहार विधानसभा परीक्षा आयोजित किया गया था। आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि सिर्फ बिहार पुलिस परीक्षा का आयोजन हुआ था। हाँ, बिहार पुलिस के परीक्षा पर फोकस ज़्यादा था, लोग बिहार पुलिस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। लेकिन उस दिन एक और परीक्षा आयोजित हुई, बिहार विधानसभा का। ठीक है, तो जो प्रश्न पत्र का अभी मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ, आंसर की देने जा रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ, ये बिहार विधानसभा परीक्षा का प्रश्न है। बिहार पुलिस में प्रश्न पत्र को, यानी बिहार पुलिस के परीक्षा में प्रश्न पत्र को घर लाने नहीं दिया गया था, लेकिन विधानसभा परीक्षा जो हुआ था बिहार विधानसभा के लिए, तो उसके प्रश्न पत्र को घर लाने दिया गया था। तो ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, इसकी आंसर की और हल्के फुल्के आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ में आगे बढ़ने वाला हूँ। वैसे अभ्यर्थी जो किसी भी परीक्षा को नियर अबाउट आप देने वाले हैं, नज़दीकी समय में देने वाले हैं, तो जो भी परीक्षा आयोजित हो रही है, सभी के प्रश्न को देखना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। आपके आने वाले परीक्षा में ये कारगर साबित होगा, मददगार साबित होगा। तो आइए एक एक करके सभी प्रश्न को देख लेते हैं। मैं लेट से आता हूँ, लेकिन ऑथेंटिक आंसर की लेकर के आता हूँ। प्रयास रहता है कि एक्यूरेसी 100% की हो। एक एक करके सभी प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर क्या विचार करना है? कह रहा है कि डीएनए बार कोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है। तो डीएनए बार कोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है? पहला कह रहा है कि किसी पादप या प्राणी की आयु का आकलन करने के लिए। तो ये आयु का आकलन करने के लिए डीएनए बार कोडिंग तो मुझे लगता है कि नहीं किया जा सकता है। उसके बाद कह रहा है कि समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए, हाँ, ये डीएनए का काम होगा। उसके बाद कह रहा है कि प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अवांछित प्राणी या पादप सामग्री को पहचानने के लिए, हाँ, ये दोनों 2 और 3 जो है विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर क्या होता है, अवांछित प्राणी या अवांछित पादप सामग्री को पहचानने के लिए आप डीएनए टेस्ट कर सकते हैं, या एक समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए भी आप डीएनए बार कोडिंग का जो है कि उपसमाधान हो सकता है, उपसाधन हो सकता है। आइए चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर 1 का हो गया डी, 2 और 3 सही है, 1 सही नहीं है। उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न कहता है कि ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें शामिल होते हैं। तो ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें क्या शामिल होता है? इलेक्ट्रॉन की हानि। तो इलेक्ट्रॉन की हानि ऑक्सीकरण में होती है। उसके बाद ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का लाभ का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना भी क्या है? ऑक्सीकरण है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जब हानि हो रही है तो लाभ तो नहीं होगा, और ऑक्सीजन का हानि। चलिए, तो 1 और 2 यहाँ विकल्प 1 सही है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है और जो इलेक्ट्रॉन है उसकी हानि होती है, यानी कि निगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की आवृत्ति की इकाई नहीं है। तो तरंग की आवृत्ति की इकाई डेसिबल ध्वनि की इकाई है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति की इकाई नहीं है। तो तरंग की आवृत्ति यदि n बराबर कहेंगे तो 1/t होता है। तो t के लिए हम सेकेंड भी ले सकते हैं और मिनट भी ले सकते हैं, और आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज तो होता ही है। इसीलिए क्या होगा कि ये तीनों होगा। पूछा कौन सा नहीं हो सकता है, तो डेसिबल जो है वह ध्वनि की इकाई है, आवृत्ति की इकाई नहीं हो सकती है। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर क्या हुआ? सही जवाब हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कार्बन का अपरूप नहीं है। तो हीरा कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट भी होता है, ग्राफीन भी होता है, और फुलेरिन भी होता है। फ्लाई एश जो होता है, राख जो है, वह कार्बन का अपरूप नहीं है। राख में बहुत चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन नहीं है। ठीक है, तो वैसे भी राख का कलर भी हम लोग कलर के हिसाब से भी देखें तो राख का कलर सफ़ेद हो जाता है, जबकि आपको कार्बन अधिकांश क्या होता है, वो काला मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फ्लाई एश कार्बन का अपर रूप नहीं है, बल्कि हीरा, ग्रेफाइट, ग्राफीन, फ्लोरीन, ये सब क्या है, कार्बन का अपर रूप है। 5वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? मधुमक्खियों की भाषा पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मधुमक्खियों की भाषा पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो केबी फ्रिस्क को दिया गया था। केबी फ्रिस्क को दिया गया था मधुमक्खियों की भाषा पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार। ये प्रश्न आपको जानने इसलिए भी जरूरी होता है कि बहुत
ऐसा देखा गया है कि इस एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछा गया है अगले परीक्षा में 2 4 5 प्रश्न जो है इसी से मैच कर जाते हैं। दूसरा क्या कि किसी भी प्रश्न को आप यदि पढ़ते हैं देखते हैं तो उससे रिलेटेड इर्द गिर्द जो अगल बगल के प्रश्न बन सकते हैं उस पर भी आपका ध्यान चला जाता है, तो आपको याद रहना आसान हो जाता है। इसलिए कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कोई भी एग्ज़ाम हो चुका है तो जो एग्ज़ाम हुआ है यानी बोर्ड का जो प्रश्न है वह बोर्ड को प्रश्न को आप जरूर देखा करें। तो ये परीक्षा हो चुका है, यह बोर्ड का प्रश्न है, जिस किसी भी बोर्ड ने तैयार किया हो तो इस प्रश्न को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं अपनी तरफ से अपने लगभग सभी वीडियो में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता रहा हूं कि एक सक्सेस मंत्रा का बुक आती है ट्रिकी जीएस नाम से, तो सक्सेस मंत्रा का जो ट्रिकी जीएस वह सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही कारगर बुक है। यदि आप में से जीके अपना अच्छा करना चाहते हैं, जीके उतना अच्छा नहीं है, तो छोटी और सबसे अच्छी पुस्तक में से आप सक्सेस मंत्रा का ट्रिकी जीएस पढ़ सकते हैं। उसमें ट्रिक है और वन लाइनर भी है, तो ट्रिक इम्पॉर्टेंट प्रश्न के लिए ही सिर्फ ट्रिक बनाए गए थे। तो जितने भी ट्रिक है इंटरेस्टिंग भी है, मज़ेदार भी है और रोचक भी है, आपको मन भी लगेगा पढ़ने में, और उसके बाद उसके नीचे वन लाइनर भी दिए हुए हैं जिससे आपको एक सिलेबस कवर हो जाता है। बहुत ही सुंदर पुस्तक है, आप ऑनलाइन भी चाहें तो परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन भी अपने नियरेस्ट बुक स्टॉल पर जा कर के परचेज कर सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, यदि कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में शून्य आपतन कोण पर प्रवेश करती है। शून्य आपतन कोण का मतलब ये हुआ परावर्तक सतह, और 90 डिग्री के साथ यदि यह प्रवेश करती है, इसको शून्य आपतन कोण बोलेंगे, तो क्या होगा, तो 90 डिग्री सीधा यदि खड़ा प्रवेश करेगा तो ये बिना विचलित हुए सीधी चली जाएगी। तो यहाँ पर विकल्प बी क्या होगा, सीधी चली जाएगी। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है कि रिसर्पिन का उपयोग इसके लिए किया जाता है, यानी निम्न में से किसके लिए किया जाता है। रिसर्पिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो रिसर्पिन का उपयोग जो है उच्च रक्तचाप को कम करता है। ये एक दवाई का नाम है, रिसर्पिन का उपयोग जो है उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। 8 नंबर हमारा कहता है कि निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था। तो कौन सा उत्तरदायी था, इसके लिए यदि आप बात करें तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम ये नहीं होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस, और फिर है कार्बन, हाइड्रोजन और पोटेशियम। यहाँ पर आपका कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस सी नहीं होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये अपना जो है ना कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये विकल्प बी यहाँ पर आपका सही हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है मानव शरीर की आंतरिक संरचना के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टोमोग्राफी के लिए निम्न में से कौन सी प्रयोग में लाई जाती है। मानव शरीर की आंतरिक संरचना के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टोमोग्राफी के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो देख लेते हैं किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन तो टोमोग्राफी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इसका मैंने आंसर तो मुझे याद नहीं है और मैं करके नहीं रखा हूँ, तो इसको मैं एक बार देख लूँगा, चेक कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में इस क्वेश्चन को पिन कर दूँगा, आप वहाँ जा कर के देख लीजिएगा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ, इसको मैंने यहाँ पर नहीं करके रखा है। कुल आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो देखिए, जब हीरे में प्रकाश जाता है ना तो यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, जिसके कारण हीरा क्या होता है, चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है प्रकाश का। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। कहता है किसी धावक को दौड़ने के बाद उरु पेशी में ऐंठन और दर्द महसूस होता है। यह निम्नलिखित में से किसके संचय के कारण होता है। लैक्टिक एसिड के संचय के कारण होता है। आप लोग ऑलरेडी इस बात को जानते होंगे। यहाँ पर लैक्टिक एसिड, इसमें एनएरोबिक ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि अवायवीय ऑक्सीकरण से ऐसा होता है। ठीक है, श्वसन से, अवायवीय श्वसन से। ठीक है,
आइए क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। 12 नंबर कहता है कि यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है ये कथन आपको देखना है कि कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर गलत कथन ही मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ। पित्त अमाशय से आने वाले खाद्य के अम्लीय पीएच को उदासीन करता है। जो पित्त है ना, पित्त कहाँ पर होता है, तो लीवर में जो है पित्त ग्रंथि पाया जाता है और लीवर से ही उसी पित्त ग्रंथि से, लीवर के उसी पित्त ग्रंथि से पित्त स्रावित होता है। तो पित्त का क्या काम है कि जब आप भोजन करते हैं तो अमाशय की दीवार पर जठर ग्रंथि है जिससे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है जो भोजन को अम्लीय बना देते हैं। लेकिन जैसे ही भोजन आगे बढ़ता है लीवर के पास तो वहाँ से पित्त स्रावित होता है और वो क्या करता है, अम्लता को समाप्त करके क्षारीय बना देता है। तो पित्त अमाशय से आने वाले खाद्य के अम्लीय पीएच को उदासीन, यदि अम्लीय था ये क्षारीय हो गया। पित्त की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय, तो अम्लीय क्षारीय मिलकर उदासीन हो जाता है। तो यहाँ विकल्प सी क्या होगा, सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 का कहना है कि सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। ये संख्याएं रक्तदाब को दर्शाता है, उच्च और निम्न रक्तदाब को दर्शाता है। तो यहाँ पर कहेंगे नंबर 1 ऑप्शन यहाँ पर सही है, क्रमशः निलय संकुचन और निलय विश्रांति पर जो है कि इसको दर्शाता है। ठीक है, यानी कि इसको सिस्टॉल और डायस्टॉल बोलते हैं। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर उच्च दाब को बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर निम्न दाब को बोलते हैं। जब आप अंग्रेजी में देखेंगे तो उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। विकल्प ए में कहता है कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन रेस्पेक्टिवली। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 नंबर कहता है 14 नंबर, परमाणु के कक्षकों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो ये अफवाओं के सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होता है। किसके सिद्धांत द्वारा, तो अफवाओं के सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होता है। 15 नंबर देख लेते हैं, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संदर्भ क्या है, तो अभिविन्यास से है। किससे है, अभिविन्यास से। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बदले 16 पर, 15 के बाद 16 पर। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, किया था कि मतलब किसने किया था, तो किसने किया था, तो जैन धर्म ने किया था। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, जैन धर्म ने। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म के द्वारा किया गया था। 17 नंबर, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन से एक में खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। तो ये आदेश है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख आप लोग जानते होंगे। तो वो जो है कि क्या है, प्रयाग प्रशस्ति प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग होती सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 नंबर कह रहा है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है, तो ये किसका प्रतीक है, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान है। ठीक है, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता की साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान है। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर बी हो गया सही आपका। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 पर। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हामिद लाहौरी कौन थे, तो अब्दुल हामिद लाहौरी जो थे वह शाहजहाँ के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था। शाहजहाँ के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार कौन था, अब्दुल हामिद लाहौरी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20वां प्रश्न हमारा क्या कहता है कि रविंद्रनाथ टैगोर के बनाए चित्रों को वर्गीकृत किया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर के बनाए गए चित्रों को वर्गीकृत किया गया है। तो किसमें वर्गीकृत किया है, तो पुनर्जीवनवादी में। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के बनाए चित्रों को वर्गीकृत किया गया है किस रूप में, तो पुनर्जीवनवादी में। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, निम्नलिखित
भारतीय शासकों में से कौन सा जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? तो किसने किया था आधुनिक पद्धति से अपना दूतावास? तो टीपू सुल्तान ने किया था। ठीक है, भारतीय शासकों में से कौन था? तो टीपू सुल्तान था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 कहता है कांग्रेस पार्टी के कट्टरपंथी नेताओं के समूह के प्रमुख नेताओं में से एक जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग, ठीक है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग की स्थापना 1928 में किसके विरोध में की थी? तो किसके विरोध में किया था? तो आप लोग सभी जानते हैं कि नेहरू रिपोर्ट के विरोध में किया था। ठीक है, क्या कह रहा है? फिर से इस प्रश्न को सुन लीजिए। कांग्रेस के कट्टरपंथी नेताओं के समूह के प्रमुख नेताओं में से जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना 1928 में किसके विरोध में किया था? तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में किया था। ठीक है, 22 का ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही हो जाता है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो पश्चिम बंगाल से वो शुरू में निर्वाचित हुए थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि बांग्लादेश का विभाजन हो जाने के बाद उनको पुनः मुंबई प्रेसिडेंसी जो है कि निर्वाचित किया गया, दोबारा चुनाव लड़े थे वहाँ से। तो यहाँ पर कहा जाए कि बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन जो हुआ था, तो शुरू में संविधान सभा तो आज़ादी से पहले बना था, तो पश्चिम बंगाल से लेंगे। ठीक है, देश के बंटवारा हो जाने के बाद क्या होगा कि उनका क्षेत्र जो है वह बांग्लादेश में चला गया था, बाद में उनको बम्बई प्रेसिडेंसी तो बाद में हुआ था, लेकिन जिसमें संविधान सभा के सदस्य थे वो पश्चिम बंगाल से निर्वाचित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपने लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो अपने लाभप्रद वकालत किसने छोड़ दी थी? राजेंद्र प्रसाद ने, अपना जो प्रथम राष्ट्रपति हुए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पर। निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून को तोड़कर तंजौर तट पर एक मार्च का आयोजन किया? तो किसने किया था? ये काम किया था गांधी जी ने, लेकिन आपके विकल्प में गांधी जी नहीं है। तंजौर तट की बात हो रही है, वहाँ पर दांडी मार्च की बात नहीं हो रही है। तो तंजौर तट पर थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 26 नंबर। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी होता है? तो कह रहा है विक्षेपण के लिए तो रेडियो ये आप लोग जानते हैं कि आयन मंडल होता है, बहुत आसान प्रश्न है। क्षोभ मंडल सबसे नीचे का स्तर है, जिसको क्या बोलते हैं कि इसमें सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटित होती है। समताप मंडल में वायुयान उड़ता है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? हिंद महासागर में सागरीय धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी होता है? तो कौन सा उत्तरदायी होता है? तो उत्तरदायी होता है हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। इसी के कारण जो है कि सागरीय धाराओं का नियमित दिशा में परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। आइए विकल्प बी यहाँ पर सही होता है। क्वेश्चन नंबर 28 पर, इन्हें 28 पर चलते हैं। 28 कहता है भूकंपीय तरंगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही है नहीं है? तो नहीं है आपका ये, तो नहीं वाले को नहीं पढ़ना चाहिए। जो भूकंप की तरंगों के लिए उत्तरदायी होता है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये समझना जरूरी नहीं है, ये उत्तर हो जाता है, क्योंकि नहीं पूछा तो जो नहीं था वो उत्तर हो गया। तो कह रहा है पी तरंगे तीव्र गति से चलती है और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। तो कभी आपसे प्रश्न पूछेगा कि कौन सी तरंगे धरातल पर सबसे पहले चलती है? तो पी तरंगे। और सबसे तीव्र गति से कौन सी तरंगे चलती है भूकंप के समय? तो पी तरंगे। दूसरा कहता है पी तरंगे गैस, तरल और ठोस पदार्थ से होकर गमन करती है। यानी पी तरंगे तेज चलने के साथ साथ तरल में भी, गैस में भी, ठोस में भी, सभी जगह चल सकता है। उसके बाद कहता है कि अधिक केंद्र से 145 डिग्री से परे स्थित भूकंप लेखी पी तरंगों के आगमन को दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों आपका सही है। पूछा था कौन सही नहीं है, तो विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाते हैं। यदि एक प्रक्षेपक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते
देखता है तो वह अवस्थित होता है। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है। तो क्या अवस्थित होता है? तो कहता है कि विषुवत रेखा पर। यदि लंबवत उठते देखता है तो वह कहाँ पर अवस्थित होता है? विषुवत रेखा पर। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन में कौन सा जोड़ा गया था? ये अपना उत्तर हो जाता है उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। इसको जो है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्व, जिसका उल्लेख जो है भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक किया गया है, उसमें उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। आर्थिक विकास से संबंध जनांकिकीय संक्रमण की निम्नलिखित विशिष्ट अवस्थाओं पर विचार कीजिए। आर्थिक विकास से संबंध जनांकिकीय संक्रमण की निम्नलिखित विशिष्ट अवस्थाओं पर विचार कीजिए। तो विचार क्या करना है? यहाँ पर कथन दिया हुआ है आपका, निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर, उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, और क्या दिया हुआ है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से उपयुक्त अवस्थाओं का सही क्रम चुनिए। ठीक है, सही क्रम चुनना है। तो सही क्रम में फिर से देखूंगा, उसके बाद सही क्रम आएगा। उसके बाद है आपका उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, ये 1 नंबर हो जाएगा 2, और निम्न मृत्यु दर के साथ ये 2 3 1 ये हो जाएगा आपका सही। ठीक है, तो आर्थिक विकास से संबंध जनांकिकीय संक्रमण की निम्नलिखित विशिष्ट अवस्थाओं पर विचार करेंगे। तो 231 के क्रम में जो है कि ये सही हो जाएगा। तो यहाँ विकल्प सी जो है आपका सही है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 हमारा क्या कहता है? संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ, कहाँ पर? तो जहाँ उष्ण तथा शीत वायुमंडलीय धाराएं मिलती है, उस क्षेत्र में क्या होगा? संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, जहाँ पर उष्ण और शीत दोनों वायुमंडलीय धाराएं जो है मिलती है। क्वेश्चन नंबर 33 आ जाते हैं। 33 क्या कहता है कि अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लिवेंट मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संगत है? तो लिवेंट का संबंध किस क्षेत्र से है? तो लिवेंट का संबंध जो है यह पूर्वी मध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन 33 का उत्तर हो जाता है ए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित जल डमरू मध्य में से किस एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ता है? तो कौन सा सुरंग जोड़ता है? ये हो जाएगा आपका डोबर जल डमरू मध्य। ठीक है, कह रहा है किस एक में से, तो जो डोबर जल डमरू मध्य में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ता है। मैं यहाँ आपसे एक चर्चा कर लेना चाहता हूँ कि आप बहुत स्पीड में इसके उत्तर को जान रहे हैं, इसमें से कहीं कोई संदेह कोई शक नहीं है। तो मैं आपके साथ जब कभी भी आंसर एक्सप्लेनेशन करता हूँ, कम से कम बाहर की अलग किसी वस्तु विषय पर बात करता हूँ, तो एक जब कभी भी बात करता हूँ तो वो मेरा व्यक्तिगत हित है। उसमें एक बहुत सुंदर पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है, मैंने उसे खुद तैयार किया है। 2012-13 से वह पुस्तक आप लोगों की बहुत चहते पुस्तकों में से एक था। कोविड के समय कुछ त्रुटिवश हम लोग सक्षम ना थे या कुछ बाजार इस तरह का हम लोगों को साथ ना दे रहा था, तो 2019 के लास्ट में जब कोविड प्रवेश कर रहा था तो उस टाइम से इसका पब्लिकेशन बंद हो गया था। उसको संशोधित संस्करण के रूप में, नए संस्करण के रूप में जो है कि सक्सेस मंत्रा ट्रिकी जीएस को फिर से प्रकाशित किया गया है। आप लोगों का सहयोग चाहिए और ये निश्चित रूप से ही सुपर डुपर हिट बुक है सक्सेस मंत्रा का ट्रिकी जीएस। आप इसे ज़रूर परचेज करें, ज़रूर पढ़ें। छोटी पुस्तक है, कम प्राइस की पुस्तक है, आप इजी वे में इसे परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन भी उपलब्ध है, ऑफलाइन भी आप अपने नियरेस्ट बुक स्टॉल पर जाएं और इसको परचेज करें। एक बार ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में ज़रूर बताएं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट 35 पर 35 हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित नदियों पर ध्यान दीजिए, किशन गंगा, गंगा, वेन गंगा और पेन गंगा। कह रहा है कि इन नदियों का उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर क्रम स्थापित करने का सही अनुक्रम क्या होगा। तो इसका सही अनुक्रम जो होगा वो 1 2 3 4 जैसे दिया हुआ है वैसे ही है। किशन गंगा, उसके बाद गंगा, फिर वेन गंगा, फिर पेन गंगा। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 36 का कहना है कि नदियों की लंबाई के आरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व तापी का सही अनुक्रम कौन सा है। तो इसका सही अनुक्रम जो है कि गोदावरी सबसे लंबी, दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणी गंगा गोदावरी को कहते हैं, तो लंबी होने के कारण ही दक्षिणी गंगा गोदावरी को कहते हैं। फिर नर्मदा है, फिर महानदी है, फिर तापी है। ये क्रम जो है यहाँ पर बी का सही है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्या कहता है कि भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय से हुई है। ठीक है, तो किसके अपक्षय से हुई है, तो इसको बोलते हैं फीसर ज्वालामुखी चट्टान या विदरी ज्वालामुखी चट्टान के अपक्षय से हुई है। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन, मैं फिर से, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उससे संबद्ध था। तो कौन सा एक संबद्ध था, तो क्या है, पोचमपल्ली जो है कि उनके भूदान आंदोलन से संबंधित था, पोचमपल्ली। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से कौन संबंधित था, पोचमपल्ली। 39, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है। तो भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है, तो ये है आपका राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये भी सही है। संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर, हाँ ठीक बात है, संसद जो है राष्ट्रपति, उच्च सदन और निम्न सदन से मिलकर बना होता है, यानी दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाता है, विकल्प बी सही हो रहा है। 40 नंबर क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का जो उपक्रम किया जाता है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राज्य विधानमंडलों द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। तो हमको लगता है कि भारतीय संविधान में कोई संशोधन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों के सहयोग से आता है। ठीक है, यानी 1 2 और 4 यहाँ पर मैं फिर से एक बार देख लेता हूँ, भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम क्या है। देखिए, यदि भारत के संविधान में संशोधन लाते हैं तो लोकसभा सबसे बड़ा उपक्रम है। ठीक है, तो उपक्रमण जो है ये लोकसभा, यहाँ पर ए सही ले सकते हैं। चूँकि यदि ए नहीं लेते तो 1 2 4 हो सकता था, तो ऐसा कोई विकल्प नहीं है, तो आप केवल ए ले लें। ठीक है, तो यहाँ पर ए जो है आपका सही हो जाएगा। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 41 पर। 41 क्या कहता है कि भारतीय संविधान में नवी अनुसूची परिवर्धित हुई है। भारतीय संविधान में नवी अनुसूची परिवर्धित हुई है। कैसे परिवर्धित हुई है, तो प्रथम संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जो है कि अनुसूचित परिवर्धित हुई है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है कि भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है। तो ये हो जाता है पहली, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी, तो पहली अनुसूची जो है राज्य के नाम और सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र के बारे में ब्यौरा देता है। 43, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ है। तो ये हो गया है निर्वाचन आयोग। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। 44 यहाँ पर है भारतीय संविधान के, यहाँ पर पॉलिटी के सवाल काफ़ी देखने को मिल रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत, आप यदि पॉलिटी ठीक से पढ़े होते हैं तो पॉलिटी का प्रश्न छूटता नहीं है, ज्योग्राफी का प्रश्न छूटता नहीं है। इतिहास तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आधुनिक भारत का इतिहास जब पढ़ने लगते हैं तो ऐसा लग रहा होता कि हम ही अंग्रेज से लड़ रहे हैं, बहुत मज़ा आता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाए। तो किनको संसद के पटल पर रखवाए, तो 1 3 और 4 इनको
ठीक है, संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को, इनको क्या कह रहा है कि संसद के पटल पर रखवाए। प्रश्न था कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखवाए। तो वित्त आयोग की सिफारिश को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को, इनको जो है कि वो संसद के पटल पर रखवाए, ये उनका कर्तव्य होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय नयाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन है। ठीक है, पूर्वता क्रम में यानी कि सबसे पहला कौन होगा, तो राष्ट्रपति, भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, अपने राज्य में राज्यपाल या लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पर सही हो जाएगा आपका अपने राज्य में राज्यपाल। ठीक है, भारतीय नयाचार के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्नलिखित में से सबसे पहले क्या हो जाएगा, अपने राज्य का राज्यपाल। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। 46 हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति मुद्रास्फीति की ओर ले जा सकता है। तो कौन सी स्थिति ले जा सकता है, तो समग्र मांग तीव्र वृद्धि, समग्र मांग की तीव्र वृद्धि आपूर्ति से अधिक होना, ये जो है कि आपको मुद्रास्फीति की ले जा सकता है। और तो एक नंबर सही है। 47 देख लेते हैं। 47 कहता है सरकार द्वारा व्यय में कमी के कारण निजी विदेश व्यय में संकुचन को क्या कहते हैं। तो सरकार के द्वारा व्यय में कमी के कारण निजी निवेश व्यय के संकुचन को क्या कहते हैं, तो इनको निजी निवेश का बहिर्गमन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, बहिर्गमन बोलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। 48 क्या कहता है कि विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट अवधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन जारी करता है। देखिए, रिपोर्ट इंडेक्स जो बोलते हैं, तो बिहार पुलिस के दोनों शिफ्ट में देखा गया था कि पूछा गया। अब देखिए, उसी दिन लिया गया बिहार विधानसभा के प्रश्न में भी रिपोर्ट से प्रश्न आया है। मैंने फर्स्ट शिफ्ट के एक्सप्लेनेशन में कहा था कि रिपोर्ट का आप लोग इंडेक्स का एक टेबल बना करके उसको रट लेंगे। बिहार पुलिस के जो 7 और 15 को अभी एग्जाम होने बाकी है, उसमें इंडेक्स से प्रश्न हो सकता है। तो एक प्रश्न भी आपका कंफर्म होता है, तो उसको इंडेक्स को आप लोग जरूर देख लें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट अवधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन जारी करता है। तो कौन जारी करता है, तो इसको जारी करता है विश्व बैंक। विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग निम्न में से किसके अधीनस्थ है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अधीनस्थ है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं। कह रहा है कि डावोस, जहाँ विश्व आर्थिक फोरम का वार्षिक सम्मेलन आयोजित होता है, कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है कि डावोस कहाँ स्थित है। स्विट्जरलैंड में स्थित है डावोस। ठीक है, डावोस बोलते हैं हम लोग, यहाँ डावोस लिखा हुआ है, तो एक ही बात है। अंग्रेजी को हम लोग हिंदी ट्रांसलेट करके जब भी लिखते हैं तो कुछ ना कुछ इसी प्रकार का अंतर देखने के लिए मिलते रहता है। 51, भारत में कहाँ राष्ट्रीय अंटार्कटिक और महासागर अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो भारत में ये कहाँ पर स्थित है, तो भारत के गोवा में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। 3 सही सुमेलित है और कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो एरिक आर कैंडल साहित्य जो है ये आपका गलत है, बाकी तीनों के तीनों यहाँ पर सही है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, विकल्प डी सही होता है, गलत वाला। क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पर है। कह रहा है भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या विचार करना है, विचार ये करना है कि कह रहा है भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां हैं। तो उपाधियों का अंत कर दिया गया है, हम लोग जानते हैं 18 में ही कहा है छूत अछूत उपाधियंत। ट्रिकी जीएस से जब आप भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे तो यकीन मानिए जो आपको बार बार कन्फ्यूजन होते रहता है, याद ही नहीं होता है, इसका मिक्सअप उधर हो जाता है, उसका पैचअप इधर हो जाता है, ये ना तो मिक्सअप होगा ना पैचअप होगा, सब दिन तटस्थ याद रहेगा। मौलिक अधिकार से रिलेटेड अनुच्छेद का कोई भी प्रश्न पूछेगा कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, चूँकि अपनी पुस्तक है, बार बार प्रचार करने का यह भी कारण है, तो अपनी पुस्तक है और आपके हित में है, दोनों बात है कि मैं आपको हमेशा इस ओर सचेत करते रहता हूँ। ठीक है,
तो ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। तो यहाँ पर कह रहा है, तो ये कह रहा है कि अंतर्गत ये उपाधि, तो ठीक बात है। कह रहा है कि वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया है, ये भी सही बात है। किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है, ये भी सही है। यानी कि यहाँ पर विकल्प डी जो है तीनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 आ जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की आबादी का घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो हम लोग बिहार में रहते हैं, तो कहाँ का होगा? बिहार विधानसभा के लिए प्रश्न पूछा गया है। अब बिहार के हम लोग हैं, तो बिहार का घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा बिहार में है, अपने बिहार में। 55 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कि किसे प्रदान किया गया है? तो दामोदर मौजो को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो दामोदर मौजो, उम्मीद है कि आप लोग याद रखे होंगे, बहुत आसान प्रश्न है। आइए क्वेश्चन नंबर 56 पर आ जाते हैं। 56 भैया जी किधर आ गए? अच्छा, ये आपका रीजनिंग प्रवेश कर जाते हैं 56 में। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आंसर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम दे करके कोई फ़ायदा नहीं है। आंसर पता रहेगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, इसको ठीक से पढ़िए और पढ़कर बनाइएगा तो बन जाएगा। ठीक है, आइए तो यहाँ पर मैं आपको आंसर करवा देता हूँ। 56 की यदि बात करें तो यहाँ पर सी है आपका सही। एक मिनट, 56 की बात करें तो सी सही है। 57 की बात करें तो इसका भी सी सही है। और 58 की बात करें तो इसका ए सही है। और 59 की बात करें तो इसके लिए बी सही है। ये देख लिए। उसके बाद आगे आइए चलते हैं 60, इसको मैंने बना के रख लिया क्योंकि ये समझाना बहुत कठिन है और बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा। तो 60 नंबर का भी बी सही है। ये हो गया आपका 56 से 60 5 प्रश्नों का हल। आइए चलते हैं 61 से लेकर के 65 में, हिंदी में आ जाते हैं। ये सीटिंग अरेंजमेंट टाइप का है। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो इसको बना लीजिएगा। ये रीजनिंग से रिलेटेड प्रश्न है, ये रिलेशन है इसमें दिया हुआ। और रिलेशन में यदि बात करें तो मैं छोटा फिगर एक बना दूं तो आप लोग यदि समझ पाएंगे तो देखिएगा, जल्दी से कर दूंगा। सी और एफ जो है ना, सी एफ की बहन है, तो इधर से मैं सी जो है एफ की बहन है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि बी ई के पति का भाई है, तो ये बी जो है ना, ये यहाँ पर कोई एक लेटर होगा और ये ई के पति का भाई है, ई के पति का और फिर भाई है। ठीक है, कह रहा है कि डी जो दादा है, ये डी को और ये दादा हो गया। अब यहाँ पर कहा कि एफ का दादा, ये एफ का दादा है और ये किसी का पिता भी है, दादा है। तो ये दोनों हो गया शादी का जोड़ा, पति पत्नी। ठीक है, और ये दोनों हो गया इसका संतान और ये हो गया दादाजी। इस तरह से आप सोच लीजिए, तो ये दोनों हो गया। यहाँ पर नहीं कुछ तो ए बचा हुआ है, तो ए और ई वाइफ हस्बैंड है क्योंकि पति का भाई कहा है। और सी और एफ जो है यह ए ई का पुत्र हो गया, संतान हो गया, पुत्र पुत्री बहन है ये वाला सी। और ई और ए के पिता हो गया डी, ई के ससुर जी हो गया डी। तो इस तरह से रिलेशन आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, मैं सीधा आंसर कर देता हूँ। अब आइए यहाँ पर मैं सीधा आंसर करते हुए निकल जाता हूँ। 61 का डी, 61 का क्या है डी। उसके बाद 62 के लिए सी, 63 के लिए क्या है 63 के लिए डी, और 64 के लिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ, 64 के लिए क्या हो जाएगा बेटा। ठीक है, और 65 के लिए यहाँ पर ए बी एफ, यही ए ही उत्तर आता है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 66 पर। 66 से 70, 66 से 70 ये हिंदी वाला इधर है। तो हाँ, इसको हम लोग ऐसा ही कर लेंगे। देखिए 21 को यदि 7 से भाग देंगे तो 3 बचेगा। उसी प्रकार से इसमें भी 7 से भाग दीजिए तो 82 आ जाएगा। यदि 18 दूना 36 में 6 घटाते, 36 दूना 72 में भी 6 घटा दीजिए, 66 आ जाएगा। 70 तिया 51 प्लस 1 52, तो 1 को 3 से गुना करके 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि 3 पर पावर 5 बराबर इतना आता है, 5 पर पावर 5 बराबर आपका 3125 आ जाएगा। उसके बाद क्या है कि अब यदि 70 को देखते हैं तो 70 नंबर क्या कहता है कि 11 दूना 22 माइनस 2, उसी प्रकार से 52 दूना 104 माइनस 2, तो ये आपका 52 उत्तर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर के 75 पर। 71 से लेकर के 75 तक की यदि बात करें
तो क्या हुआ है, यदि AFI को देखते हैं तो A1 होता है, F6 होता है, ठीक है, यानी कि 5 और I9 होता है। तो एक यहाँ पर +5 एक बार हुआ है और फिर +3 हुआ है। तो ऐसा सब में हुआ है। जिस ग्रुप में +5 और +3 हुआ रहेगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि HMP देखते हैं, H8 होता है और M13 होता है, P16 होता है। तो 8 5 13 3 16 +5 और +3 आपको दिख रहा है। तो ये विकल्प बी जो है सही जवाब हो जाता है। आइए चलते हैं 72 पर। कह रहा है कि BC CDE DE और फिर EFG FG, तो GHI, इस तरह से A नंबर हो जाएगा। यदि हम देखें तो C के लिए 3, E के लिए 5, G के लिए 7, I के लिए 9, तो 3 5 7 9 11 13 B नंबर सही हो जाएगा, K11 M13, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 का क्या कहना है, 5 16 51 58। तो 5 16 51 58 में यदि आप आते हैं तो इसका उत्तर 481 हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्या करेंगे, कोई 5 तिया 15 + 1, 16 तिया 48 + 3, तो 1 3 5 इस तरह से 2 2 बढ़ते चल जाएंगे। गुना 3 करेंगे और फिर 2 बढ़ा देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ किए 5 तिया 15 + 1 किए, फिर 16 तिया 48 + 2 किए, नहीं +3 किए, फिर 51 तिया इतना करके +5 कर देंगे, फिर इतना गुनाई करके +7 कर देंगे। इस तरह से नहीं, प्लस में 2 2 बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। गुना 3 प्लस में 2 2 बढ़ाते चले जाएंगे, तो आपका हो जाएगा 481, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 2 और 9 9। तो इसको 9 दूना 18 लिखेंगे और 9 नमा 81 लिखेंगे। देखिए 1 8 8 1, उसी प्रकार से 9 5 45 यदि ऐसा लिखेंगे तो 45 को 9 5 45 उल्टा लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 54। तो 54 9 6 की 54, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब चलेंगे 76 से लेकर के 79 तक। इसको मैं वैसे तो बता सकता हूँ, आप लोग लेट ना समझे तो मैं इसको बता सकता हूँ, लेकिन आगे बढ़ जाऊँ। BC लगातार है, BC B और C, देखिए दूसरा और तीसरा लेटर है, और 6 7 इधर क्या है, मतलब छठा और सातवां, F6 होता है और G 7 होता है। तो 2 3 6 7, इस बीच में क्या है, 3 से 3 बढ़ गया। तो इसी क्रम को आपको देखना, लगातार फिर 3 का गैप फिर लगातार, ठीक है। तो इस तरह से यदि आप चेक करेंगे तो 76 का उत्तर कौन सा हो जाएगा, 76 का उत्तर हो जाएगा आपका B। HI, I होता है 9 9 3 12, L होता है 12, ठीक है। तो 12 13, तो ये हो जाएगा 8 9 फिर 3 का गैप 12 13, ठीक है। 77 में उत्तर आपका हो जाता है C। फिर 78 की बात करें तो उत्तर हो जाएगा आपका D, ठीक है। आप लोग करके देख लीजिएगा, आसान है, भारी नहीं है। अच्छा, ये थोड़ा भारी लग रहा होगा। यदि बाहर से देखें तो L, फिर देखें दूसरा L, फिर A, फिर M, फिर M और फिर S, फिर S। तो इसको इस तरफ से देखना, इसको भी इस तरफ से देखना है। अब ऐसा करने में विकल्प A में भी सेम टू सेम ऐसा ही है और विकल्प B में भी ऐसा ही है, तो किसको उत्तर लें, कन्फ्यूजन है। तो रीजनिंग है भैया जी, यहाँ पर कुल अक्षरों की संख्या 5 है, तो ये A नंबर विकल्प में ना 6 अक्षर है, तो आप 5 वाले को उत्तर ले लीजिए, विकल्प B उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 82 से 80 से 83 पर, 80 से 83 पर, 80 से 83 किधर, अच्छा यहीं से चलिए, 80 से 83। तो ये हो जाता है, यहाँ पर कहा गया है कि 0 से शुरू किए हैं और 1, यानी A के लिए 0, B के लिए 1, एक कम कर करके लिखा गया, ठीक है। और यदि कहीं पर BA लिखा हुआ है, इसका मतलब BA को 10 लिखेंगे, 1 गुना 0 ऐसा करके नहीं लिखेंगे। कहने का मतलब यदि CD, यहाँ पर CD प्लस EF और इसको ब्रैकेट करके यदि गुना में BC लिखा हुआ है तो C के लिए 2 लिखेंगे, D के लिए 3 लिखेंगे, प्लस है E के लिए 4 लिखेंगे, F के लिए 5 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, और गुना B के लिए 1 लिखेंगे, C के लिए 2 लिखेंगे, यानी 23 + 45 गुना 12 कर दीजिए। जो भी आपका उत्तर होगा उसको फिर आप कोड में ही लिख देंगे गुना करके। तो 80 का उत्तर आ जाता है आपका 816, 816 यानी गुना करके जो आएगा उसको लिख दीजिए, ठीक है। आइए 81 का इसी प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा, BCE, ठीक है।
82 का इसी प्रकार से जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 82 के लिए आपका उत्तर हो जाएगा सी और बी। 83 के लिए आपका उत्तर हो जाएगा बी जे ए, और 84 के लिए जो आपका उत्तर होगा, ये अलग क्वेश्चन है यहाँ पर, ये बनाने आप लोग जानते होंगे, इसको बनाने में थोड़ा समय लगता है, ध्यान से बनाते हैं आसानी से बन जाता है। तो 84 के लिए आपका उत्तर हो जाता है विकल्प सी। 85 के लिए अब क्या उत्तर हो जाएगा, 85, हाँ 85 देख लीजिए, यहाँ पर से यदि इसको देखेंगे तो इतना पर है, तो ये 90 और फिर 45 डिग्री, यानी कि 135 डिग्री मूव हुआ है। यदि यहाँ से देखेंगे ये तो इस तरह से होकर के यहाँ आ गया है, तो यहाँ से यहाँ तक में 135 डिग्री मूव हुआ है। तो आपको सोचना है कि ये अभी ऊपर दिशा में है, इतना घूमेगा तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, फिर इतना घूमेगा तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ 135 डिग्री, ये और ये 135 डिग्री। तो ये वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा विकल्प डी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 86 पर आ जाते हैं। 86 नंबर ऊपर में है। 86 नंबर क्वेश्चन आपको मैथ में हल कर लेने हैं। चूँकि मैथ थोड़ा सा लेंदी नज़र आ रहा था, बहुत इजी नहीं, तो आप क्या करेंगे कि मैं यहाँ पर उत्तर बोलते जाता हूँ, आप इसको मिला लेंगे। ठीक है, 86 का उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, 86 का उत्तर हो गया सी। 87 की बात करें तो 87 का 87 का उत्तर हो जाता है आपका बी, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि अच्छा, यहाँ पर चूँकि लेंदी है, प्रश्न थोड़ा भारी है, तो मैं ऐसा करूँगा कि बिहार विधानसभा का जो ये प्रश्न है, इसके मैथ को एक अलग वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ करके अपलोड कर दूँगा, वहाँ आप देख लीजिएगा। ठीक है, अभी आप आंसर मिला लीजिए। 88 पर क्या उत्तर हो जाएगा, 88 का उत्तर हो जाएगा आपका डी, यानी 73%। ठीक है, उसके बाद 89 का उत्तर क्या हो जाएगा, 89 का उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 4764। उसके बाद 90 का उत्तर कितना हो जाएगा, तो 90 का उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प डी, 3:2। उसके बाद जो है कि 91 का उत्तर क्या हो जाएगा, 91 का उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, 18:35:50। उसके बाद 92 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो 92 का उत्तर हो जाएगा 32। ठीक है, तो उसके बाद 93 का क्या उत्तर हो जाना है, 93 का उत्तर हो जाना है विकल्प सी, 4 चिड़ियाँ और 3 शाखाएं। ठीक है, आइए 94 पर उत्तर लेकर आते हैं। उत्तर 94 में सी है, 45 मिनट। 95 में उत्तर लेकर के आते हैं, और 95 में उत्तर है अपना 51 मिनट। 96 के लिए है, 96 के लिए उत्तर है बी, 1800 रुपया। 97 के लिए क्या उत्तर आएगा, 97 के लिए ये भले ही आसान है। देखिए यहाँ क्या कहा, 3 वर्ष के लिए, यहाँ क्या कहा गया है, 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष का मतलब हुआ कि 5/4 पर पावर 3, तो ये 300 कर रहा है 3 वर्ष के लिए, 5/4। देखिए यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो बटे में 4 है और ऊपर में 5, यानी 1 की वृद्धि हो रही है कुल 4 में से, ये पता चल रहा है। तो 1/4 जैसे ही आता है ना, तो इसका परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाता है, 25%, यानी कि बी जो है ये सही उत्तर हो जाएगा 25%। तो प्रश्न बहुत आसान है, देखने में लग रहा है कि भारी है। 98 पर आ जाए तो 98 का उत्तर हो जाता है अपना बी, यानी 120। और उसके बाद 99 का उत्तर क्या हो जाएगा, 99 का उत्तर हो जाता है, ये भी उत्तर हो जाता है बी। ठीक है, 12। उसके बाद जो 100 है लास्ट अपना, इसका भी उत्तर बी है, यानी कि 4/7। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बिहार विधानसभा के 100 प्रश्न का बारीकी से एक एक करके आंसर देखा, और एक प्रश्न का उत्तर जो छूटा हुआ है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, वहां से आप लोग देख लेंगे। ठीक है, बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।